कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दाता दरबार के करीब जो वो एक मार्केट थी, वो किस तरह इन्होंने सुबह अजानों के वक्त इन्होंने पूरी मार्केट को मसमार कर दिया, जिसमें परिंदे भी थे, जानवर थे, बिल्लियां थे, डॉग्स थे, बहुत सारे। तो वो किस तरह इन्होंने किया, तो वो बजाय इसके कि ये आप लोगों को कुछ इंसेंटिवाइज करें, आप लोगों को फेवर्स दें, कोई इसके कोई लॉ बने, तो बजाय से करने के कि वो गवर्नमेंट ही उन्होंने पूरी मार्केट ही गिरा दी उन्होंने, जिसमें सिविल सोसाइटी की बहुत ज्यादा एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, लॉयर्स भी हैं, लॉ मेकर्स भी हैं और एकेडेमिया के बहुत सारे लोग हैं। और मकसद हमारा ये था कि जानवर चूंकि बेज़बान होते हैं तो वो खुद अपने मसले मसाइल को किसी गवर्नमेंट फोरम के ऊपर नहीं पहुंचा सकेंगे, और उनके बेशुमार मसले मसाइल होते हैं जो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग नजर आते हैं। उनके बिहाफ पे अगर हमने गवर्नमेंट से कोई बात करनी है या उनको कानून साजी में कोई चीज़ें लेकर आनी है, तो वो हमने अपना एक फोरम बनाया है कि हम एक ज़बान होके तो गवर्नमेंट को अपना मैसेज दे सकें। आप पाकिस्तान में रहती हैं वैसे? जी बिल्कुल पाकिस्तान में रहती हैं। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है कि इस वक्त तो पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके इश्यूज़ का आपको पता चल रहा होगा, तो जब हमारे ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में इस तरह के हैं तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि हम एनिमल राइट्स पे काम करें? मेरा ख्याल है इस वक्त तो ह्यूमन राइट्स पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। असल में बड़ी दफ़ा ये लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं और हम उनको यही सिंपल एक जवाब देते हैं कि जी वो कोई ऐसा दौर नहीं आएगा जब हम कहेंगे अब इंसान के सारे मसले मसाइल हल हो गए तो चलिए अब हम जानवरों की बात कर रहे हैं। तो उसमें गवर्नमेंट 75 सालों से यही कर रही थी कि कोई कुत्ता नजर आया तो गोली मार दो या जहर दे दो। उसमें ऐसे जानवर भी हैं जो कि जानवर समझे ही नहीं जाते, जिनको आपने जानवर कहा है कि वो है ही नहीं, और उनके साथ भी अब्यूज होता है। जैसे मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन है पाकिस्तान में कि सुअर जो है चूंकि वो खा नहीं सकते तो उसको जिस तरह मर्जी आप ट्रीट करें। अब उसको आपने उस कैटेगरी में नहीं रखा कि ये तो जानवरों की कैटेगरी में ही नहीं आता। अब आप उसके ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ के उसको अगर जख्मों से चूर करके खेल रहे हैं तो वो एक खेल समझा जाता है कि जी कुत्ते और सुअर की लड़ाई हो रही है, ये भी इलीगल है। ट्रेडिशंस भी होते हैं ना, जिस तरह मतलब यहाँ पे वैसे घोड़े की अगर हम मिसाल लें हॉर्स की, तो हॉर्स बहुत सारे मुल्कों में हलाल है लेकिन हम यहाँ पे नहीं हम खाते। लेकिन ये तो इंडस्ट्री बेतहाशा बहुत बड़ी इंडस्ट्री, और मैं आपको बताऊँ अगर ये अंडे बंद हो जाएं तो या चिकन आपकी मिसाल ले लें, चिकन भी मुर्गियाँ ऐसे ही रखते हैं और वो एकदम से निकलती बाहर और वो एक किलो 1.5 किलो की हो जाती तो उसको ज़ाहिर हम हलाल कर लेते हैं, ज़िबा कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ये इंडस्ट्री बंद कर देंगे तो फिर तो हमारा प्रोटीन का जो इंटेक है वो हम कहाँ से लेंगे? फिर तो सब्जियां मुझे लगता है कि हज़ारों की केजी हो जाएंगी। वैसे आपसे बात करने के बाद मुझे लग रहा है कि जो नॉन ह्यूमन सिटीजन है ना, दे विल बी मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमंस, जो इस वक्त हमारे हालात हम देखें ना, फाइबर हमारे यहाँ एक सेमिनार था तो ऑस्ट्रेलिया से कोई खातून आई नहीं थी, और उस तकरीब में अतर मिनल्ला साहब को भी हमने एज अ चीफ गेस्ट बुलाया और उन्होंने अपना सारा ये कामन केस का हमें पूरा डिस्कस किया। तो उन्होंने वो जजमेंट पढ़ के कहा कि जी अभी तो ऑस्ट्रेलिया में भी इस किस्म की नहीं हुई भी लेजिस्लेशन जो पाकिस्तान ने की है, और ये बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इमरान फैज़ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों आज हमारी गेस्ट हैं आयज़ा हैदर, ये प्राग की चेयरपर्सन है, और मैं आपको प्राग का बता दूं पाकिस्तान एनिमल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप है और ये उसको हेड कर रही हैं। ये बेसिकली एनिमल राइट्स के लिए ये बना हुआ है, तो उस सिलसिले में आज हमने उन्हें बुलाया है और आई एम श्योर ये बड़ा ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं जी? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये प्राग क्या है? प्राग का जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन की है कि ये जानवरों की मतलब हमने एक फलाह व बहबूद के लिए एक फोरम बनाया है जी, कि जिसमें सिविल सोसाइटी की बहुत ज़्यादा एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, लॉयर्स भी हैं, लॉ मेकर्स भी हैं और एकेडेमिया के बहुत सारे लोग हैं। और मकसद हमारा ये था कि जानवर चूंकि बेज़बान होते हैं तो वो खुद अपने मसले मसाइल को किसी गवर्नमेंट फोरम के ऊपर नहीं पहुंचा सकेंगे, और उनके बेशुमार मसले मसाइल होते हैं जो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग नजर आते हैं। उनके बिहाफ पे अगर हमने गवर्नमेंट से कोई बात करनी है या उनको कानून साजी में कोई चीज़ें लेकर आनी है, तो वो हमने अपना एक फोरम बनाया कि हम एक ज़बान होके तो गवर्नमेंट को अपना मैसेज दे सकें।
आप पाकिस्तान में रहती हैं वैसे? जी जी बिल्कुल पाकिस्तान में रहती हैं। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है कि इस वक्त तो पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके इश्यूज़ का आपको पता चल रहा होगा, तो जब हमारे ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में इस तरह के हैं तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि हम एनिमल राइट्स पे काम करें? मेरा ख्याल है इस वक्त तो ह्यूमन राइट्स पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। असल में बड़ी दफ़ा ये लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं और हम उनको यही सिंपल एक जवाब देते हैं कि जी वो कोई ऐसा दौर नहीं आएगा जब हम कहेंगे अब इंसान के सारे मसले मसाइल हल हो गए हैं तो चलिए अब हम जानवरों की बात कर लें। ये हमने एक कॉन्सेप्ट देना है कि ये जो इकोसिस्टम है ये इंसान और जानवर और बेशुमार मखलूकात जो हैं वो शेयर करते हैं, तो उसमें हमने को एग्जिस्ट करना है। उसमें माशरे में ये नहीं हो सकता कि पहले आप कहें कि सिर्फ इंसान इम्पोर्टेंट है या सिर्फ जानवर, हमने इन दोनों को साथ लेके चलना है। और जब हम डीपली जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बड़ा एक इंसानी रवैयों के करीब चीज़ है कि आप अपने से वीकर सेगमेंट को, जो आपसे एक कमज़ोर तबका है, बाहैसियत इंसान, आप उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर आप एरोगेंट हैं और आप समझते हैं कि मैं जो मर्जी किसी जानवर के साथ करूँ कोई मुझे पूछ नहीं सकता, तो महज़ब माशरों में भी ऐसे नहीं होता, इस्लाम में भी इस चीज़ की अलाउड नहीं है और उस चीज़ को हम चेक करेंगे। तो वो ये नहीं होगा कि अब हम कहेंगे जी अब 3000 समथिंग का दौर आ गया है तो अब इंसानों के सारे मसले हल हो गए हैं तो चलिए अब हम जानवरों की बात करें। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी ही चलेंगी। नहीं, ये बात ठीक है आपकी। वैसे तो ज़ाहिर एनिमल राइट्स हैं भी और उनका ख्याल रखना भी चाहिए। तो ये कैसे आपको लगा कि आपने इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं या आप एनिमल राइट्स के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, ये क्यों ख्याल आया आपको? इसकी बड़ी मतलब मुहर्रिक यही था कि कोई पिछले 10-15 सालों से मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट काम कर रही थी, पॉलिटिकली ज़्यादा मेरा एक इंक्लिनेशन थी और एक ख्वाब जो हमने देखा वो यही था कि भी 2 पार्टी सिस्टम ख़त्म हो और एक नया चेंज आए और उसमें हम कोई बेहतर तरीके से अपने मुल्क को लेके बढ़े। तो 2018 में एक नई गवर्नमेंट आई हुई थी और उसमें जो जाहिर है कि पहली एक स्पीच थी इमरान खान साहब की जिनका नया एक दौर शुरू हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि जिस रियासत मदीना की मैं बात करता था या ये जो एक वेलफेयर स्टेट का मॉडल है ये एक ऐसा मॉडल होगा जिसमें अपने से कमज़ोर जो हमारी सबसे वीकेस्ट तबका है हमने उसको उठाना है। और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि वो एक ऐसा माशरा होगा जिसमें जानवरों के भी राइट्स होंगे और उसमें उन्होंने इस्लामिक कोड की कि अगर हज़रत उमर का कौल है कि दजला के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मैं जिम्मेदार हूँगा। तो वो मेरे लिए एक बड़ा एक मोटिवेशनल एक चीज़ थी और मैंने यही सोचा कि मतलब अगर हम एक्सपेक्ट करें कि एक इंसान अगर एक पावर में आ गया है और उसने सारी चीज़ें ठीक करनी है, बेवाओं, यतीमों, गरीबों, सारा का उसने करना है, फिर वो हमें एक रियासत मदीना का मॉडल बना देगा। तो उसके इंतज़ार की बजाय हम क्यों ना इस दौर के अंदर वो कुछ काम करें कि जो हम भी उस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकें कि जी एक फलाही स्टेट कैसी होनी चाहिए जिसका एक बैकग्राउंड इस्लामिक हो, जिसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो इस्लामिक हों, तो वो हम अपनी कोई एक करते हैं इनपुट। तो जो मेरे सामने एक क्रूअल्टी नज़र आती थी, बड़ा बेरहमी से कई दफ़ा मुशाहिदा हुआ कि हम सड़क के जानवरों के साथ क्या सलूक करते हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, तो वो एक इंसान की हैसियत से वो मुझे बड़ी तकलीफ देती थी चीज़। तो वो मैंने सोचा कि चलें हम शायद ये कंट्रीब्यूट कर सकें कि ये भी एक बड़ा वीक तबका है जो कि बेज़बान है, तो हम इनके लिए क्यों ना कोई काम करें। ये आपने बड़ा पॉजिटिव सोचा कि अगर लेट्स सपोज खान साहब का ये कॉन्सेप्ट था कि आपने चीज़ों को ऐसे लेके चलना है और ये फ्लाई रियासत होगी, तो ऑब्वियसली फ्लाई रियासत का एक बड़ा मेजर पार्ट है कि आप अगर एनिमल राइट्स को भी अगर आप देखें, और ये ज़ाहिर मुझे थोड़ा सा बताएं कि एनिमल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या जानवरों के हकूक़ हैं जिनके लिए आप लोग एफर्ट कर रहे हैं? हम तो जो भी कोई जानवर है ना, चाहे अब ये मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं और गवर्नमेंट इसको एक्नॉलेज करती है, साथ ये भी बताइएगा। है करती है, लेकिन कुछ जानवरों को एक्नॉलेज करती है। मसलन जब हम कैटेगराइज करते हैं तो स्ट्रीट एनिमल्स हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं था पहले, बिल्कुल भी ना कोई लेजिस्लेशन हुई थी, और स्ट्रीट एनिमल्स में आ जाते हैं कुत्ते बिल्लियाँ। तो उसमें गवर्नमेंट 75 सालों से यही कर रही थी कि कोई कुत्ता नजर आया तो गोली मार दो या जहर दे दो, और बिल्लियों का वैसे ही नहीं कोई किसी को, चूंकि वो कोई इस्लामिक तौर पे लोग उनको बुरा नहीं समझते तो उनको कोई उनकी वेलफेयर के लिए काम नहीं है, लेकिन उनको मारते नहीं थे एटलीस्ट। फिर आप क्या आ जाते हैं वर्किंग एनिमल्स, उसमें आपके सारे जो माल बर्दारी वाले जानवर होते हैं, गधे, घोड़े और म्यूल्स, उनकी वो भी एक ऐसा सेगमेंट है जो गरीब तरीन हमारा तबका है वो उसको इस्तेमाल करता है। वो कहलाए जाते हैं साइलेंट वर्कर्स ऑफ एशिया। मिलियंस ऑफ डोंकीज और ये सारे हैं जो कि भट्टों पे और माइंस में काम करते हैं, उनका भी कोई वाली वारिस नहीं है। वो भी जब काम नहीं कर सकते तो उनको
खड़ा कर दिया जाता है और वो भूखे प्यासे जख्मों से वो मर जाते हैं बेसिकली, क्योंकि गरीब तबका है वो। लेकिन मैम इनसे काम तो शुरू से लिया जाता था, अगर आप पीछे चले जाए तो गधों पे, हाथियों पे, घोड़ों पे, अभी भी इन पे सवारियां भी हो रही होती हैं। मैंने आपको बताया एशिया में मिलियंस ऑफ ये सारे वर्किंग एनिमल्स, इनको साइलेंट वर्कर्स। आप ये कह रही हैं कि ये इनके राइट्स के खिलाफ है? नहीं, इनके कोई राइट्स दिए नहीं जाते। मतलब अगर फर्ज करें कितना बोझ डालना है गधे के ऊपर या उससे कितने घंटे काम लेना है, एक मजदूर तो आपको कहेगा ना कि जी मैं 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगा, लेकिन इनको अगर आप 20-20 घंटे काम ले रहे हैं और उनकी इस्तिताअत से बहुत बढ़ के उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे कि हमें ना कराएं। वो तो हमने देख लिया ना कि उनके ऊपर क्या। फिर हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है जो ये मतलब डेयरी पोल्ट्री के जानवरों से रिलेटेड है, उसके लिए आपने पूरा डिपार्टमेंट बना दिया क्योंकि वो जाहिर है कि उससे आपने पैसे बनाने हैं, लेकिन वहां पे भी राइट्स नहीं दिए जा रहे, वहां पे भी बहुत सारे अब्यूजेस हो रहे हैं जिनको अब हम पॉइंट आउट करते हैं। फिर आपका वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, तो वो भी इसमें यही है कि हंटिंग उसमें अलाउड है, उसमें क्योंकि स्टाफ बहुत कम होता है तो इलीगल हंटिंग बहुत होती है। फिर आपने देखा होगा सड़कों वगैरह पे ये बंदरों को पकड़ के ले आते हैं, भालुओं को पकड़ के ले आते थे, जो कि इलीगल है। तो चूंकि फोर्स बहुत थोड़ी सी है पाकिस्तान में, तो ये चीजें भी चल रही थी। हमारा माशरा भी उनको एक्सेप्ट करता है, खुश होते हैं लोग कि अच्छा वो भालू का तमाशा हो रहा है या बंदरों का तमाशा हो रहा है, बेसिकली दैट इज इलीगल। और आपने वाइल्ड लाइफ से उनको अगवा करके उनकी एनवायरनमेंट से निकाल के तो उनको भीख मांगने की तरफ लगा दिया हुआ है। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज ऑफ जानवर हैं। इसमें ऐसे जानवर भी हैं जो कि जानवर समझे ही नहीं जाते, जिनको आपने जानवर कहा है कि वो है ही नहीं, और उनके साथ भी अब्यूज होता है। जैसे मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन है पाकिस्तान में कि सुअर जो है चूंकि वो खा नहीं सकते तो उसको जिस तरह मर्जी आप ट्रीट करें। अब उसको आपने उस कैटेगरी में नहीं रखा कि ये तो जानवरों की कैटेगरी में ही नहीं आता। अब आप उसके ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ छोड़ के उसको अगर जख्मों से चूर करके खेल रहे हैं तो वो एक खेल समझा जाता है कि जी कुत्ते और सुअर की लड़ाई हो रही है, ये भी इलीगल है। अरब में भी ये तो बहुत होता है, ये इस तरह वो जो रेस होती है और इस तरह पकड़ते हैं डॉग्स, वो तो उनका है, वो हमारे यहाँ पे सच नहीं होती। लेकिन मकसद ये है कि ये सारे वो बेज़बान हैं कि बहैसियत इंसान हमने देखना है कि क्या चीज़ इनकी वेलफेयर है और क्या चीज़ ये अब्यूज में आ सकती है। नहीं, जो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपकी ये जो एक विंग है, ये जो आपकी एनजीओ है, इसको गवर्नमेंट किस हद तक फैसिलिटेट करती है? मैंने इसलिए पूछा कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दाता दरबार के करीब जो वो एक मार्केट थी, वो किस तरह इन्होंने सुबह अजानों के वक्त इन्होंने पूरी मार्केट को मसमार कर दिया, जिसमें परिंदे भी थे, जानवर थे, बिल्लियाँ थे, डॉग्स थे, बहुत सारे। तो वो किस तरह इन्होंने किया? तो वो बजाय इसके कि ये आप लोगों को कुछ इंसेंटिवाइज करें, आप लोगों को फेवर्स दें, कोई इसके कोई लॉ बने, तो बजाय से करने के कि वो गवर्नमेंट ही उन्होंने पूरी मार्केट ही गिरा दी उन्होंने। नहीं, उसमें यह है कि डिपार्टमेंट्स तो मौजूद हैं जी, लेकिन अगर गवर्नमेंट की नीयत ये हो कि भाई बस हमने जगह खाली करानी है और इससे पहले कि कोई शोर शराबा हो तो ये फटाफट ऑपरेशन कोई ना कोई लॉ तो बना होना चाहिए ना। लॉस तो है। अब ये SPCA एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो वो सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकता। लेकिन लोग जो लॉयर्स हैं वो गए हुए हैं, कोर्ट्स में गए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जी इस तरह काम नहीं होना चाहिए था। लेकिन जाहिर है कि जो उन्होंने करना था वो तो कर दिया। फ्यूचर के लिए शायद वो रोकी जा सकें चीज़ें। अब तो जो मरने थे या नहीं मरने थे वो तो पता ही नहीं चलेगा, वो हुआ ऑपरेशन, मलबा उठा के फेंक दिया गया, तो नाउ वी डोंट हैव एनी एविडेंस कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आई विटनेसेस यही कहते हैं, कुछ लोगों ने केस वगैरह किए हैं, मतलब लोग अदालत भी गए हैं। जानवर तो से जिंदा नहीं होंगे ना, वो तो जो, लेकिन कोई ना कोई कानून तो बन जाए ना उस पे, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। कानून तो बिल्कुल है, मैंने आपको कहा है कि कानूनन आप किसी जानवर को तकलीफ नहीं दे सकते। ये तो हमारा जो सबसे ज्यादा पुराना जो हमारे लॉज बने हुए एग्जिस्टिंग, उसमें भी ये चीजें हैं। किसी ने किसी की भैंस को जख्मी कर दिया है तो उस पर पर्चा होता है, FIR कटती है, उस पर जुर्माने सजाएं सब कुछ हैं। तो चूंकि ये गवर्नमेंट कर रही थी तो अब गवर्नमेंट को कौन पूछ सकता है या रोक सकता है? वो तो फिर आप पिटिशन ही करेंगे ना, उसमें जाहिर है वो तो चीजें चलती हैं। अच्छा, इसमें ये जो सबसे जो मेजर मेरा ख्याल है, हमें लगता है जो हम जब एनिमल राइट्स की बात करते हैं, अब ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, अब ये गलियों में ऐसे फिर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग बेचारे घरों से बाहर नहीं निकल पाते, या बच्चों को बड़ा वो कहते हैं आप एहतियात करें, बाहर कुत्ते फिर रहे हैं, तो ये उसको जब गवर्नमेंट इस तरह के एक्शन लेने की कोशिश करती है तो फिर NGOs भी बाहर आ जाती हैं। अच्छा, वो किस से वो क्या करें? अब उनको वो लेके कुछ जेलों में तो बंद कर नहीं सकते, और वो मैं आपको बताऊँ शायद डॉग्स हज़ारों की शक्ल में तो शायद लाहौर में खाली फिर रहे होंगे, तो क्या उनका लाखों में फिर रहे हैं, तो क्या मतलब वो उसकी क्या गवर्नमेंट पे करे? असल में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
बड़ी सिंपल सी बात है, हमने इंटरनेशनली कुछ कमिटमेंट्स की हुई हैं जी। बाय 2030 इंटरनेशनली सबने ये एक एका किया हुआ है, पूरे मुहज़्ज़म मुल्कों ने, सारी दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, कि 2030 तक रेबीज को खत्म कर देना है पूरे ग्लोब से। जिस तरह पोलियो को खत्म किया था ना, तो ये एक 0/30 की मुहिम है कि हर मुल्क ने साइन किया है कि जी हम रेबीज को खत्म करेंगे। अब रेबीज को खत्म करने के लिए जो हमारे कई ऐसे ममालिक हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, उन्होंने अपने टारगेट्स इसलिए अचीव कर लिए हैं कि उन्होंने प्रॉपरली जो WHO का बताया हुआ एक तरीका था कि TNVR से आप अपनी जो स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन है उसको अंडर कंट्रोल कर सकते हैं और रेबीज को खत्म कर सकते हैं। तो वो उन्होंने अपनाए तरीके, और वो उससे उनके तकरीबन 80% टारगेट्स कंप्लीट हो गए। अभी 2030 काफी दूर है। हमने जब शुरू में काम शुरू किया तो हमने गवर्नमेंट को यही समझाया कि आप क्या कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ रेबीज और ये सारी चीजों के लिए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो था कि जी कुत्ते मार दिया करें, रेबीज को नहीं खत्म करना। मतलब आप रेबीज को भी समझें कि लोग उससे बहुत डरते हैं। कुत्ता एक बीमार हो गया, उसको बीमारी लग गई है, वो खुदा ना खास्ता, मतलब उसका कोई जुर्म नहीं है, वो एक बेचारा खुद बीमार एक कुत्ता है जिससे बीमारी स्प्रेड हो सकती है। उससे बीमारी स्प्रेड होती है, और वो डरते ज़्यादा इसलिए हैं कि वो उसी को काटते हैं। लेकिन उनकी जब किसी को रेबीज लग जाए ना, वो हफ्ते 10 दिन बाद कुत्ता खुद भी खत्म हो जाता है। ये नहीं है कि बहुत सारे रेबीज कुत्ते फिर रहे हैं और वो सारों को वो जब जाहिर होता है कि ये रेबिड कुत्ता है, तब तक वो बेचारा हफ्ते 10 दिन में वैसे ही खुद खत्म हो जाता है। वो एक बीमार कुत्ता है। हमने उनको ये कहा कि जी आपने वो जो रेबीज की खत्म करने की मुहिम थी उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं, कोई डिपार्टमेंट जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। लोकल गवर्नमेंट ने कहा जी आप हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछें, हेल्थ कहते थे जी आप जाके लाइफ स्टॉक से पूछें। तो देयर वाज अटर कंफ्यूजन। फिर ये कंफ्यूजन खत्म की लाहौर हाई कोर्ट ने। जस्टिस आयशा मलिक ने बैठ के सारी कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें देखने के बाद कहा कि जी बेसिकली दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट कि उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल और एनिमल डिजीज कंट्रोल करना है। कुत्ता एक एनिमल ही है, मतलब वो डेयरी पोल्ट्री में नहीं आता, लेकिन वो एक एनिमल है, तो ये लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। उसमें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने ये स्टांस लिया कि जी हम अकेले ये काम नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में लोकल गवर्नमेंट से करती हैं, तो हम मिलके पॉलिसी बनाएंगे जिसको TNVR पॉलिसी या एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी कहा, कि हम ये मिलके करेंगे। उसमें ये था कि जहाँ कहीं स्ट्रीट एनिमल्स नजर आएंगे उसको उठा के लोकल गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ सेंटर्स में लेके जाएगी, वहां पे इनके ऑपरेशंस होंगे ताकि ये इनकी नसबंदी हो जाए, ये फर्दर बच्चे ना दे सकें, और साथ इनको वैक्सीनेट किया जाएगा एंटी रेबीज। तो जितना आप मैक्सिमम एंटी रेबीज का करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह पोलियो की ड्राइव्स होती हैं ना, उसी तरह अगर आप रेबीज की ड्राइव्स करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता रेबीज खत्म हो जाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट बजाय रेबीज खत्म करने के ये कहती है कुत्ता खत्म कर दो। उस पे हम रेजिस्ट करते हैं कि देखें कुत्ता कोई भेड़िया नहीं है। नहीं, लेकिन वो फिर गलियों में फिर रहे हैं तो उसका क्या सोल्यूशन क्या है? उनका घर है, मतलब वो देखिए ना, सोल्यूशन मैजिकल कोई नहीं है, ग्रेजुअल ये है कि आप एक कुत्ता 5 साल प्लान कर लें, लेकिन कोई ना कोई प्लान तो हो। एग्जैक्टली, ये 21 में आई थिंक ये शुरू हो गया था काम TNVR। मेरा ख्याल है अगर हम पेट्स की बात करें तो कुत्ता पूरी दुनिया में नंबर 1 नहीं है, बिल्कुल कि लोग रखते हैं। लेकिन अब ये मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान में ये ट्रेंड उतना नहीं, हालांकि अभी बड़ी स्पीड से ट्रेंड बढ़ा भी है, DHN तो अक्सर देखते हैं, या गुलबर्ग में, या जो अच्छे घर हैं जहाँ पे मतलब आप ये कह लें कि वो उसको एज ए पेट भी यूज़ करते हैं और सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन ट्रेंड यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं है कि लोग डरते हैं, फैमिलीज डरती हैं, लेडीज़ डरती हैं, बच्चे डरते हैं डॉग से। तो अब उसका वो कोई ना कोई सोल्यूशन तो गवर्नमेंट देगी ना, कि ये बजाय इसके कि वो गलियों में फिरते रहे और वो बेचारे अपना खुराक ढूंढते रहते हैं या बच्चों के वो काट लेते हैं बच्चों को। डर तो होता है। डर का ये है कि अगर आपने कुत्ते को टैग किया हुआ है या गले में पट्टा डाला हुआ है और एक इंसान को नजर आ जाए कि ये तो जी टीका लगा हुआ है इसको, तो वो डर आधा तो वहां खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? फिर ये होता है कि ये साइंटिफिक चूंकि तरीका है, जब आप इनकी न्यूट्रिंग कर देते हैं या इनको स्प्रे कर देते हैं, उससे इनके जितना हार्मोनल सिस्टम है ना वो खत्म हो जाता है। वो जिस तरह कहते हैं ना, क्या टर्म होती है ये ईदों के ऊपर यूज करते हैं, खस्सी बकरा। ठंडा सा है, कोई टकरे नहीं मार रहा, कोई एग्रेशन में नहीं है, वो बैठा हुआ आराम से, वो कहते हैं जी वो ये भी चूंकि बेसिकली इनको आपने स्प्रे न्यूटर करके इनको खस्सी कर दिया, उनका एग्रेशन खत्म हो जाता है। वो आराम से बैठेंगे, रात को निकलेंगे, कुछ अपना खाना शाना करेंगे और साइडों पे छुप जाते हैं। वो इंसानों के साथ फ्रेंडली नहीं है, लेकिन वो डरे हुए कुत्ते होते हैं। तो खौफनाक कहाँ होते हैं? जहाँ पे फर्ज करें आउटस्कर्ट्स में कोई पैक बन गया है, बड़े बड़े कोई कुत्ते हैं, तो डर होता है कि किसी को पड़ ना जाए। जो हमने अपने गली मोहल्लों में देखे होते हैं वो तो बेचारे दुम दबा के छुपते फिरते हैं, कोई खाना कहीं से मिल जाए तो वो, उसके लिए तरीका यही था कि देखें एक बिच जो है ना वो
अगर 12 कुत्ते मतलब बच्चे देती है तो वो 6-7 महीने बाद वो सारे बच्चे रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप एक बिच को स्प्रे कर देते हैं तो वो जितनी मल्टीप्लिकेशन होनी थी ना वो खत्म हो जाती है। और इन बेचारों की लाइफ बहुत थोड़ी होती है, 1-2 साल, 3 साल, 4 साल मैक्सिमम, क्योंकि बीमारियां, गंदा खाना खाते हैं, तो ये कोई बहुत लंबी इनकी उम्रें नहीं होती हैं। अपनी नेचुरल उम्र में ये गुजार के खत्म हो जाते हैं। किसी का पेट हो तो शायद वो 15 साल का भी चला जाए। सड़क का कुत्ता बढ़िया 3-4 साल बीमारियों से, तकलीफों से वो बेचारा खत्म हो जाता है। तो हमने उनको ये कहा था कि आप फैमिली प्लानिंग जिस तरह होती है ना, आप कुत्ते पैदा ना होने दें, लेकिन अगर कोई आ गया वैसे दुनिया में, फिर आप उसको ना जहर दे सकते हैं, ना आप उसको गोलियां मार सकते हैं। उसको आपको कोई और ही तरीका करना पड़ेगा, चाहे शेल्टर्स में जाए, चाहे आप उसको मतलब जिस तरह भी कोई सेफ्टी करें। वो ये नहीं हो सकता कि वो आ गया तो अब आप कहें मेरा बच्चा डर ना जाए तो अब मैं इसको गोली मार दूं। दांत तो हम इंसानों के भी होते हैं जी। तो अब आप इस बेसिस पे तो किसी को नहीं कर सकते कि पोटेंशियली वो किसी को हार्म ना कर दे, तो इसलिए सारों को मारते हैं। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर गवर्नमेंट अपने वो TNVR पॉलिसी को इन्फोर्स करे तो विद इन अ कपल ऑफ इयर्स, 4 साल 5 साल में बिल्कुल थोड़ी सी मैनेजेबल पॉपुलेशन रह जाएगी और कुत्ते कोई आपको सड़कों पे नजर नहीं आएंगे। अच्छा मैम, इसमें एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि जिस तरह इंडिया में है, इंडिया में बहुत सारी NGOs हैं वो गाय को ज़िबा, आपको पता मुसलमानों को नहीं करने थे। इस तरह अगर हम यूरोप में, अमेरिका में जाएं तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसी NGOs हैं जो कहती नहीं, बकरे को ज़िबा करना भी ठीक नहीं है, गाय को ज़िबा करना भी ठीक नहीं है, किसी मतलब जो हमारे लिए हलाल है। तो पाकिस्तान में भी कोई इस तरह की कोई NGO है या अभी जो हलाल जानवर हैं वो अलाउ हैं और वो हम बड़ी आसानी से खा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो बेसिकली मुस्लिम कंट्री है ना, और हमारी जो भी गाइडेंस की सोर्स है वो तो कुरान शरीफ है। अगर उसमें अल्लाह ने अलाउ कर दिया ना किसी चीज, ट्रेडिशंस भी होते हैं ना, जिस तरह मतलब यहाँ पे वैसे घोड़े की अगर हम मिसाल लें हॉर्स की, तो हॉर्स बहुत सारे मुल्कों में हलाल है लेकिन हम यहाँ पे नहीं हम खाते। बेसिस तो हमारी कुरान ही हो गया ना कि कुछ चीजें उसमें अलाउ कर दी हुई हैं, वो हमारे लिए अलाउड है। लेकिन उसमें भी हम ये कहते हैं कि क्रूएल्टी नहीं होनी चाहिए। जितनी देर उस जानवर की जिंदगी है ना, वो आपने उसको अच्छी तरह से जिंदा रहने देना है। फिर जब उसका टाइम आएगा हलाल करने का, तो जो शरई तरीका है, एथिकल तरीका है, उस तरीके से आप उसको हलाल कर लें। लेकिन जिस तरह आपने अब मेंशन कर दिया, तो मैं अब हम चूंकि रिसेंटली इस पर भी अब काम कर रहे हैं कि मसलन मुर्गियां हैं, अब हमें नहीं फील होता, हम रोज अंडे खाते हैं जी, लेकिन आपने देखना यह है कि क्या वो मुर्गी मतलब उसकी सारी उम्र अगर आपने उसको एक छोटे से 5 फुट के एक डब्बे में बंद रखना है सिर्फ इस वजह से कि वो जो अंडा निकलेगा ना वो ट्रे में आराम से मुझे मिल जाएगा, साफ सुथरा अंडा होगा, मुझे कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा शेड में घूम फिर के, या कोई अंडे जाया नहीं होंगे। तो अब बेशक उस मुर्गी को आप पूरी उम्र उसकी जितनी है 1.5 साल आप उसको एक छोटे से पिंजरे में बंद रखेंगे और उसको एक फैक्ट्री की तरह उसमें से अंडे देते रहेंगे और मतलब कि ये कन्वीनियंट है। तो हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये अब्यूज है, केज फ्री हैंड्स होनी चाहिए और मतलब आप अंडे जरूर खाएं, लेकिन एक जानवर को कॉन्स्टेंटली तकलीफ में रख के और आप समझें कि वो कुछ महसूस नहीं करेगा, ये चीज़ गलत है। लेकिन ये तो इंडस्ट्री बेतहाशा बहुत बड़ी इंडस्ट्री, और मैं आपको बताऊं अगर ये अंडे बंद हो जाएं तो, या चिकन आपकी मिसाल ले लें, चिकन भी मुर्गियां ऐसे ही रखते हैं और वो एकदम से निकलती बाहर और वो 1 किलो 1.5 किलो की हो जाती, तो उसको ज़ाहिर हम हलाल कर लेते हैं, ज़िबा कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ये इंडस्ट्री बंद कर देंगे तो फिर तो हमारा प्रोटीन का जो इंटेक है वो हम कहाँ से लेंगे? फिर तो सब्जियाँ मुझे लगता है कि हज़ारों की केजी हो जाएंगी। नहीं, वो कौन सी हेल्दी हैं जिस किस्म के पानी से वो बनती हैं या स्प्रेज हुए होते हैं? नहीं, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ये भी प्रोटीन सोर्स हमें, इंडस्ट्री बंद नहीं करनी, उनकी हाउसिंग बेहतर करनी है, जो कि बाकी दुनिया में ये केज फ्री का एक बहुत बड़ा एक मिशन चल रहा है, एक सारा कि आपने पहले तो देखे ना, वो मैं किसी से बात करी थी, उन्होंने कहा जी अब तो हम मॉडर्नाइज होके इन केज सिस्टम की तरफ आए हैं, पहले तो शेड्स होते थे। शेड्स में ये है कि उनको बंदे ज्यादा रखने पड़ते हैं, ढूंढ के अंडे देखने पड़ते हैं, अंडे गंदा सा कहीं से निकलेगा, कहीं साइड पे उसने दिया हुआ, वो एक इनको मुश्किल लगता है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने ये कन्वीनियंस अपने लिए तो कर ली, तो क्या मुर्गी का फायदा है उसमें कि वो सारी उम्र 1.5 साल जब तक वो अंडे दे रही है तो उसने छोटे से पिंजरे में रहना है? तो हमने ये देखना है ना कि मतलब इस्लाम को ही बीच में आप ले आए। ये जो मैंने आपको शुरू में 5 फ्रीडम्स का जिक्र किया, शायद कि नहीं किया, 5 कवानीन है जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज किए हुए हैं जानवरों के मुताबिक। उन कवानीन में जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़, गर्मी सर्दी से बचाओ जानवरों को, पेन से उनको तकलीफ से ध्यान करना है कि ना हो, और उसमें एक चीज़ है कि
उनको फ्रीडम है अपने नेचुरल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एग्जिबिट करने का। ठीक। अगर आप मुर्गी से वो राइट ले लेते हैं और उसको पता है कि ये एक फैक्ट्री है और उसने सिर्फ अंडा देना है, तो आपने जो उसकी नेचुरल एक पैटर्न्स हैं कि उसने कैसे घूमना फिरना है, उसने दाना दुनका लेना है, उसने अपने जो भी उनका कोई एक होता है, उसको तो आपने डिनाई कर दिया। तो यू आर बेसिकली इंक्रोचिंग अपॉन द राइट ऑफ दैट एनिमल, और वो आपको कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो बेजुबान है, वो पावरलेस है आपके आगे। तो हम हाउसिंग बेहतर करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि अंडे ना खाएं, लेकिन उसके लिए बहुत मुल्क काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में भी उन चीज़ों पे काम करेंगे। चाइना बहुत अच्छे मॉडल्स बना रहा है। तो मकसद यह है कि इंसान जहाँ एरोगेंट हो जाता है ना कि मैं कर सकता हूँ, मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, मैं कर सकता हूँ, वहां पे आपने चेक ये करना है कि जी अगर तो आप इस्लाम के किसी और इंटरनेशनल कवानीन को वायलेट किए बगैर कर रहे हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, अदरवाइज फिर लोग बोलेंगे और इस चीज़ पे। पाकिस्तान में मैम कोई इस तरह का कोई है, मतलब कोई अदालती अहकामात हैं कि जो रिसेंट हिस्ट्री में कोई हुए हों कि इस तरह के कोई लॉ बना है या इस तरह का कोई अदालती हुक्म आया है जिससे इस तरह के ये राइट्स हैं और ये प्रोटेक्ट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त आपने बात पूछी है। ये कुछ 2-3 साल पहले ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, जस्टिस अतर मनल्ला ने उसको कलमबंद किया था। तो वो एक ऐसा ऑर्डर है कि जो भी हसास दिल वाले लोग हैं ना, उनको एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया से मिसालें दे के फिर अपनी जजमेंट लिखी और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के जितने जानवर हैं उनको नॉन ह्यूमन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान का एक स्टेटस दिया। अच्छा, वो शहरी हैं, ह्यूमन नहीं है लेकिन शहरी हैं, और वो नॉन ह्यूमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो जो ये कावन केस था, आपको वैसे आपसे बात करने के बाद मुझे अब लग रहा है कि जो नॉन ह्यूमन सिटीजन है ना, दे विल बी मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमंस, जो इस वक्त हमारे हालात हैं। हम देखें ना फायदा कितना उनसे उठाते हैं, लेकिन ये कि हम उनको उनके राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है। दूध हमने पीना है, मतलब गोश्त हमने खाना है, लेकिन हम उनको उनके राइट्स नहीं देना चाहते, हम अब्यूज करते हैं उनके राइट्स को। तो बेसिकली कावन केस ये था कि ज़ियाउल हक के ज़माने में उनकी बेटी ने फरमाइश की तो श्रीलंका से तोहफतन उनको एक हाथी का बच्चा दे दिया गया, जो कि पहले प्रेसिडेंसी में पीछे उन्होंने किंग ग्राउंड वगैरह में रखा हुआ था। वंस जब वो बड़ा होना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक जू बनाएं, और फिर वो उस हाथी को यहाँ शिफ्ट किया गया। फिर उस हाथी के लिए खतनी ली गई जो कि उसकी साथी बनी वहाँ पे। तो काफ़ी साल वो ठीक भी रहा, लेकिन फिर वो हथनी बेचारी मर गई क्योंकि आपने एक्सपर्टीज आपके पास नहीं थी हाउ टू टेक केयर ऑफ अ हाथी, ठीक है ना। लेकिन आपने रख लिया शौक से कि जी प्रेसिडेंट साहब ने कह दिया तब वो आ गया। उसके साथ वो, हालांकि इनकी उम्र बहुत लंबी होती है हाथियों की, लेकिन वो हथनी बेचारी चूंकि इतना केयर नहीं हुई तो वो मर गई। उसके बाद से जो वो कावन हाथी था ना, वो डिप्रेशन में चला गया और इंटरनेशनल इदारों में वो क्लिप्स गए कि जी वो एक एजिटेटेड सा हाथी है, वो खड़ा होके उसके अंदर साइंस आ रहे हैं स्ट्रेस के। तो वो बड़ा पूरी दुनिया में शोर मच गया कि लोनलीएस्ट एलिफेंट ऑन अर्थ ये है कावन, अकेला बेचारा इतने सालों से रह रहा है। तो उस पर काफ़ी शोर मच गया। वो बाहर की बड़ी मशहूर सिंगर है शेर, उन्होंने कहा कि जी अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलाउ करे तो हम इसको एक सेंचुरी में शिफ्ट कर देंगे कंबोडिया। तो वो बहुत बड़ा एक मिशन था, इंटरनेशनल NGOs ने आके उसको यहाँ से जहाज में बिठा के और कंबोडिया शिफ्ट किया, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी ओवर देयर। तो वो जो केस था ना, उसके अंदर CDA वाले बहुत रेजिस्ट कर रहे थे कि इसको ना करें, लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये इसको अगर आप टेक केयर नहीं कर सकते जानवरों की, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो ये जू बंद होगा। तो इस्लामाबाद जू को बंद कर दिया गया। अब वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बन गया है। हाथी को शिफ्ट किया और जानवरों को इधर उधर मुख्तलिफ जूज में शिफ्ट किया, और उनकी जजमेंट ये थी कि मुख्तलिफ, जो उन्होंने कहा कि ये सेंटिएंट बीइंग्स हैं, ये एहसास रखते हैं, ये समझ रखते हैं, इनको शऊर है, और आप इनको इस तरह नहीं ट्रीट कर सकते कि जैसे ये कोई खिलौने हैं। तो अनलेस कि आपके पास पूरी एक्सपर्टीज हो, आप किसी जानदार को किसी इस तरह की हालत में नहीं रख सकते। तो वो बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट थी। और आपने स्टोरी सुनाई। लास्ट ईयर हमारे यहाँ एक सेमिनार था, तो ऑस्ट्रेलिया से कोई खातून आई हुई थी, और उस तकरीब में अतर मिनल्ला साहब को भी हमने एज अ चीफ गेस्ट बुलाया, और उन्होंने अपना सारा ये कावन केस का हमें पूरा डिस्कस किया। तो उन्होंने वो जजमेंट पढ़ के कहा कि जी अभी तो ऑस्ट्रेलिया में भी इस किस्म की नहीं हुई भी लेजिस्लेशन जो पाकिस्तान ने की है, और ये बहुत जबरदस्त एक चीज है, वाकई बड़ी जबरदस्त चीज है ये, एक अच्छा भी कोई काम हुआ है हमारे यहाँ। अच्छा, ये सारी बातें जो आपने की, ये ज़ाहिर है एनिमल राइट्स के लिए भी हैं, आई एम श्योर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। मुझे बताएं पराग की कंट्रीब्यूशन क्या है अब तक, मतलब आपने ये जो NGO बनाई, आपने क्या इसमें कंट्रीब्यूट किया या क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं इसमें?
असल में जब हमने काम शुरू किया था ना, तो हमने एक नेटवर्क बनाया अक्रॉस पाकिस्तान, वॉइस फॉर द वॉइसलेस। मुझे नजर आता था कि जहाँ कहीं पे भी कोई जानवरों के लिए कोई काम कर रहा है ना, उसको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड कर लेते थे। और होता यही था कि जब आपको सोशल मीडिया पे कोई पता चलता था कि कोई जख्मी है, कोई बीमार है, कहीं पे किसी जानवर के साथ अब्यूज हो रहा है, तो हम अपने उस कनेक्शन को, कोई कराची में, कोई पेशावर में, कोई बलूचिस्तान में, जहाँ पे भी, हम उनको कहते थे कि जी आपके एरिया में ये चीज़ हो रही है, तो आप वहाँ पैसे देते हैं, आप जाएं, इसको रेस्क्यू करें, किसी वेट के पास ले जाएं। तो वो हमने एक कनेक्शन सा बनाया कि लोग जो एक गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर काम होना चाहिए, जब वो नहीं है कोई इदारा, तो हम अपने तौर पे करें। फिर हमने रियलाइज किया कि भाई हमें ऑफन ये आता था कि कुत्ता भी जख्मी पड़ा हुआ है, गोलियां मार के गए हैं, वो मरा नहीं जी, उसके अंदर 25 छर्रे लग गए हुए हैं, वो ब्लीड कर रहा है, जख्मी है, तकलीफ में है, मरा नहीं, वो जो ऑपरेशन करके गए हैं। फिर हमने ये सोचा कि बजाय हम एक एक कुत्ते के पीछे जाते हैं, क्यों ना हम कोई चीजें लेजिस्लेट करवाएं, ताकि वो फिर एक कुत्ते का नहीं, फिर वो लाखों जानवरों का एट ए टाइम उसमें फिर वो फायदा हो जाएगा। तो फिर हमने प्राग को एक थिंक टैंक के तौर पे एक फोरम बनाया, जिसमें लॉयर्स भी हैं, लॉ मेकर्स भी हैं, एकेडेमिया के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जहाँ कहीं हमें लगता है कि हम गवर्नमेंट को कोई इनपुट दे सकते हैं फॉर मेकिंग न्यू लेजिस्लेशन या इम्प्रूविंग और अपडेटिंग द ओल्डर, उसमें फिर जैसे मैंने आपको ये कुत्तों का बताया है कि 75 सालों में पहली दफा एक लेजिस्लेट हमने करवाया, उसको पास करवाया, एक पॉलिसी बनाई, और उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन ये थी कि गवर्नमेंट का मतलब काम बड़ा स्लो होता है, और आपके अदालतों के भी ऑर्डर आए होते हैं, कोई इतना उसको एक्टिव नहीं होके करता कि अच्छा लाहौर हाई कोर्ट ने ये कर दिया है। वो हम फिर एक एक ऑर्डर पकड़ के, एक एक प्रोसीडिंग पकड़ के इनके ऑफिस में जाते थे, लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट में, हेल्थ में, लोकल गवर्नमेंट में, और उनको कहते थे कि ये आया है, अच्छा ये आया है। वो एक पेशी भुगताने के लिए किसी बंदे को भेज देते थे, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। तो आप समझें कि हमने उनका सर खा खा के बैठ के और उनको कहा कि ये काम शुरू करना है। मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व किया, गवर्नर को बीच में इन्वॉल्व किया, सेक्रेटरीज। आप यकीन करें, जब हमने कुत्तों के लिए शुरू किया तो तकरीबन उन सालों में 7 सेक्रेटरीज बदले लाइफ स्टॉक के। तो हम हर दफा जाते थे तो एक नया सेक्रेटरी बैठा होता था, फिर हम उसको शुरू से बताते थे कि जी रेबीज कंट्रोल और कुत्तों का क्या करना है। तो वो एक फिजिकल भी स्ट्रगल की, और उसके बाद गवर्नमेंट को पता चल गया कि जी अगर किसी फोरम पे हमने कोई जानवरों के मुतालिक बात करनी है, तो इन लोगों से हम फिर राब्ता करके इनकी रिप्रेजेंटेशन लेंगे। सो प्राग इज बेसिकली अ थिंक टैंक, और उसमें हम यही चाहते हैं कि कहीं पे भी पाकिस्तान में किसी भी जानवर के साथ अगर कोई ज्यादती, जुल्म, तो हम उसको हाईलाइट करें, गवर्नमेंट को कहें कि फौरन एक्शन ले। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। सबसे बड़ी दोस्तों कंट्रीब्यूशन जो बहन आयज़ा की है वो ये है कि शी इज़ अ हाउस वाइफ, और ये सबसे बड़ी जो अचीवमेंट यही होती है कि आप अपना घर, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को छोड़ के आप इस तरफ टाइम दे रही हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू, ये बड़ा ज़बरदस्त काम करने जा रही हैं आप। और मल्टीटास्कर्स होती हैं, तो वो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, छोड़ना नहीं, मतलब उसके साथ साथ ही आप अपने टाइम को एडजस्ट करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जी ज़ाहिर है, जो प्रोफेशनलिज्म होता है, जब हम कोई जॉब कर रहे होते हैं, तो बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो तो नहीं, उसमें मटेरियलिज्म एक्चुअली इन्वॉल्व होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप तो ज़ाहिर है बिल्कुल ही जो सारे काम कर रही हैं, इसमें कोई मटेरियलिज्म नहीं है। ये तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हैं, और इसमें अल्लाह ताला ने आपको इसमें इसका अजर देना है। क्योंकि जानवरों का वाकई आपने ठीक बात की कि उनकी कोई वॉइस नहीं है, कोई उन्होंने बताना नहीं है, उन्होंने अपनी तकलीफ भी नहीं बतानी। इंसान तो फिर चीख पड़ता है कुछ ना कुछ करना, तो आपने खुद ही जज करना होता है। तो बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच मैम आपके आने का, और आई एम श्योर ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होगा, और हमारे जो नाज़रीन है इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस हो तो आपके उनके कमेंट वगैरह कर दें, ताकि उसमें फिर हमें भी पता होगा क्या फीडबैक आई है, और उसको भी हम जी बिल्कुल ऐसे ही नीचे कमेंट्स में फीडबैक मिलेगा आपको। थैंक यू जी, थैंक यू।